है लोकतंत्र? लोकतंत्र होता है ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। आज तक 8-9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने आप है ना 3 स्टेट में विधानसभा चुनाव हुए तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील है नरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने बाकायदा प्रूफ रखा, सबूत रखा कि तीनों स्टेट में कैसे धांधली की गई और कैसे घोटाले से जीता। बड़ा आरोप लगा है, कह रहे हैं न्यायपालिका खतरे में है, हर देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सब कुछ न्याय सुनिए, न्यायपालिका इनके लिए तब खतरे में नहीं होता जब चंडीगढ़ के पक्ष में जजमेंट आ जाता है, ठीक है। न्यायपालिका तब खतरे में नहीं होता जब पत्थरबाजों को जमानत मिल जाती है। न्यायपालिका तब खतरे में होता है जब देश के प्रति न्यायपालिका देश के लिए अगर किसी तरीके का फैसला दे दे। अब यह हैरानी की बात है, न्यायपालिका कैसे खतरे में है? 370 हटा, एक सेकंड भाई हटना, 370 हटा तो ये लोग गए न्यायपालिका में, इनको वहां मुक्की खानी पड़ गई, ठीक है। उसके बाद सीए लागू है, ये गए न्यायपालिका में, इनको मुक्की खानी पड़ गई। अब इनका विरोध प्रदर्शन क्या है कि पत्थरबाज हो या जो इनका समर्थन, इनकी आंखें पता कहां भरी हुई है। अगर हमने सोच लिया राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो बनेगा, अरे भाई जनता का भी तो समर्थन चाहिए ना। रातों रात आपातकाल लगा दिया। वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिनके प्रधानमंत्री, सुनिए, जिनका युवराज लोकसभा रैली में खड़े होकर देश के कानून फाड़ता है, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिनके पार्टी में खुद लोकतंत्र नहीं है। केजरीवाल का चरणों में पड़ जाओ, केजरीवाल का चरण छोड़ो, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मैं जो देश में लोकतंत्र है, क्या देश में लोकतंत्र है? क्या तानाशाही कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र होता है ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। आज तक 8-9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने आप है ना आप मेरे को पूछिए, आप मेरे से माइक लगा के पूछते हो, आपने 10 साल में मोदी के आगे माइक लगा के पूछा कभी? ये मौका ही नहीं देते। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनका इंटरव्यू नहीं ले सकता। कह रहे भाई लोकतंत्र खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। लोकतंत्र 60 साल में आज तक लोकतंत्र देखो लोग नहीं करेंगे। अरे आप सुनोगे नहीं? देखो मन की बात आज कम से कम हो रही है। पहले तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मिले थे, 10 साल तक मौन नहीं थे। कांग्रेस ने किया क्या है? कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड ला दिया, कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन एक्ट ला दिया, कांग्रेस ने टेम्पल एनरोलमेंट एक्ट ला दिया हिंदुओं पे। तो हमेशा तो हिंदुओं पे वो ही हुआ है, अत्याचार ही होते आया हुआ है। सर कह रहे लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही का माहौल। देखिए कोई तानाशाही नहीं, तानाशाही कहीं नहीं है, कहीं भी तानाशाही नहीं है। अगर तानाशाही होता तो हम शायद यहाँ खड़े नहीं होते और ये ना बात कर पाते। ये लोकतंत्र है और बहुत ही स्वच्छ लोकतंत्र है, ठीक। इसके अंदर कोई ये ना कहे तानाशाही चूंकि विपक्ष का काम है, विपक्ष कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, विपक्ष चाहता है कि कुछ ऐसे करो, लोगों के अंदर र्यूमर डालो, कम से कम ये र्यूमर में लोग फंसे, क्योंकि हमारे यहाँ इलिटरेसी काफ़ी है। अब धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसकी वजह से अब जो लोग हैं वो समझ चुके हैं, जागृत हो चुके हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो लोकतंत्र खतरे में है जी। महंगाई बढ़ गई जी, बहुत तरह की बात है। अब ये भाई साहब बता रहे थे, ठीक है, ये बता रहे थे कि उज्ज्वला से क्या फ़ायदा। अरे आप एक चीज़ है जो पहले लकड़ी में और उपले में बनाते थे, ठीक है, जिनकी जो सक्षमता उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। खुले में शौचालय आज भी जा रहे होंगे, ऐसी बात नहीं। क्या आपको लगता है, ये देखिए जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, राहुल गांधी भी यही बात दोहराते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है और शायद देश में ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद मोदी अगर जीत गए तो चुनाव खत्म कर देंगे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ऐसा है कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये चारों ही स्तंभ क्यों खत्म हुए? आप चारों ही खत्म हो गए, न्यायपालिका भी खत्म है। बिल्कुल, न्यायपालिका भी खत्म हो चुकी है। कैसे? मैं 1 बाय 1 आता हूँ। सबसे पहले विधायिका क्यों खत्म हुई? विधायिका को पैसे के बल पे खरीदा बेचा जाता है। कार्यपालिका कैसे खत्म हुई? कार्यपालिका ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ये सब है ना जो सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी है, इनके गुलाम है। ये एक बात सुनो, 1 मिनट। अब हुआ मीडिया को समाप्त कर दिया गया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मीडिया पूरा एक पार्टी का फेवर करता है, बीजेपी का। न्यायपालिका क्यों खत्म हुआ? मैं एक बात, राम मंदिर बन गया। बात राम मंदिर की नहीं है। 3 स्टेट में विधानसभा चुनाव हुए तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील है नरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने बाकायदा प्रूफ रखा, सबूत रखा कि तीनों स्टेट में कैसे धांधली की गई और कैसे घोटाले से जीता। बड़ा आरोप लगा है, कह रहे हैं न्यायपालिका खतरे में है, हर देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सब कुछ सुनिए, न्यायपालिका इनके लिए तब खतरे में नहीं होता जब चंडीगढ़ के पक्ष में जजमेंट आ जाता है,
ठीक है, न्यायपालिका तब खतरे में नहीं होता जब पत्थरबाजों को जमानत मिल जाती है। न्यायपालिका तब खतरे में होता है जब देश के प्रति न्यायपालिका देश के लिए अगर किसी तरीके का फैसला दे दे। अब यह हैरानी की बात है, न्यायपालिका कैसे खतरे में है? 370 हटा, एक सेकंड भाई हटना, 370 हटा तो ये लोग गए न्यायपालिका में, इनको वहां मुक्की खानी पड़ गई। ठीक है, उसके बाद सीए लागू है, ये गए न्यायपालिका में, इनको मुक्की खानी पड़ गई। अब इनका विरोध प्रदर्शन क्या है कि पत्थरबाज हो या जो इनका समर्थन, इनकी आंखें पता कहाँ भरी हुई है। अगर हमने सोच लिया राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो बनेगा। अरे भाई, जनता का भी तो समर्थन चाहिए ना। सर एक सेकंड और सुनिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड। और सीबीआई और ईडी पे इन्होंने बात की। 2004 के बाद इनकी सरकार आई, 2008 में सारे के सारे केस रजिस्टर्ड हुए। 2014 आने के बाद चौकीदार ने बस सिर्फ एक काम किया, जांच स्टार्ट करवा दिए। अब इनको दिक्कत हो गई कि क्या नाम है, कार्यपालिका भी गलत हो गया। अब विधायक ऐसे तुम बनाते ही क्यों हो कि वो जो बिक जाए? मुझे एक बार बताओ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐसे कौन से तुम्हारे व्यक्ति है जो तुम्हारे साथ तो रहते हैं, कहते जैसे अरे क्या नाम है, राहुल गांधी जिंदाबाद, और जैसे ही कहीं से आता है तो वो पैसा लेके पलट क्यों जाते हैं? सबसे बड़ी बात। तीसरा ये भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन इतना बढ़िया करते हैं, इतना महिमा मंडन बढ़िया करते हैं कि नरेंद्र मोदी 1 रुपए की चोरी नहीं किए पर वो भ्रष्टाचारी है। पर लालू यादव ने इतना बड़ा घोटाला करके बैठे हैं पर वो देश के लिए सबसे सर्वोच्च नागरिक है, भारत रत्न देना चाहिए। ठीक है, क्या ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये लालू यादव की पुरानी कहानी खत्म है। अभी जो केजरीवाल ने 12,500 करोड़ का कांड किया शराब घोटाले में, अभी राहुल खान भी वो भी गले मिल रहा है उसके चोरों के दगन। ये है तुम्हारी कहानी, ये है आपकी कहानी। जबकि सबसे बड़ा करप्टेड पर्सन केजरीवाल है। और कांग्रेस में कल देखो उनके केक भी खा रहे हैं, मसाला डोसा भी, बियर भी पी रहे हैं। कल इनकी मीटिंग वो है ना फैसला, तो देखो केजरीवाल भी कह रहा है बहुत बढ़िया हो गया, हमने समझौता कर लिया है। अब देखिए वो करोड़ों रुपए घोटाला तो उसने किया और वो संबंध पे गया नहीं। अब कल सीट बंटवारा हो गया, 3 सीट मिल गई कांग्रेस को, 4 मिल गई आदमी की। तो बड़े बहुत कम से कम लाखों तो रुपया कल खर्च हुआ है इनका, तो आए वो शराब के घोटाले में। ये है तुम्हारी कहानी। बताओ, लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, सब कुछ हैक कर रहे हैं। उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनका ये दिमाग एक ही साइड है, हर आदमी का दोनों साइड पर होता है, ऐसे लोगों के पास एक ही साइड का नस रहती है। अभी पहले ईवीएम की बात कर रहे थे, सुनिए हैक हो गया। अभी कर्नाटक जीता, हिमाचल जीता, तेलंगाना जीता और पंजाब जीता, केजरीवाल दिल्ली जीता, तब तुम्हारी ईवीएम कहाँ थी चाचा? चाचा मैं एक बात कह रहा हूँ, ये ईवीएम में कोई नेट नहीं होता, ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती। ये बात के इनको मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। ईवीएम के अंदर घोटाला कैसा होता है उसका तरीका अलग है, ईवीएम में हैकिंग नहीं है। एक्चुअल में बात क्या है, जब उम्मीदवारों के नाम में पूरी बात सुनिए, हो क्या रहा है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट के में जो वकील है नरेंद्र मिश्रा जी, इन्होंने जो आप एक सेकंड, मैं खुद कह रहा हूँ ईवीएम में हैकिंग नहीं हो सकती। ईवीएम में हैकिंग कैसे होगी जब उसमें नेट ही नहीं होता है, तो कहाँ से हैक होगी ईवीएम? ईवीएम के अंदर बदमाशी तब की जाती है जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकर के जो उम्मीदवारों का नाम फिक्स होता है, तब उस मशीन में जब नाम फीड किए जाते हैं, उस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद बीजेपी का आता है और उसके अंदर बीजेपी का उस समय जिसमें नाम फीड किया जाता है उससे भाजपा चुनाव इन्होंने बोला, हाँ ये कारण मैं बता देता हूँ। इन्होंने बोला कि ईवीएम कैसे हैक होता है, सबसे बड़ा कि दिमाग उठने में आ गया है। पॉइंट देखिए कैसे कि जब ईवीएम चुनाव आयोग रखता है तो उस समय जब जांच होती है, टेस्टिंग होता है, तो उस समय सारे के सारे उम्मीदवार वहां मौजूद होते हैं। दूसरा, अगर आपके पास 26 चिरकुट है, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप पैसा खर्च मत करिए। नरेंद्र मोदी ने कोई हैकर ढूंढा होगा, आप एक हैकर ढूंढ लीजिए, आप भी ईवीएम हैक करा दीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग आपको 12 दिसंबर 2019 को जब बुलाता है तो आप लोग क्यों नहीं जाते? उसके बाद तीसरा पॉइंट, ईवीएम अगर हैक हो रहा है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आप नदियों की तरफ पैसा क्यों बहा रहे हो? चौथा, अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो राहुल गांधी न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं? अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो केजरीवाल जीत कैसे जाते हैं? अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो हिमाचल में सरकार कैसे बन गई? अगर ईवीएम हैक हो रहा है आपका तो तेलंगाना में सरकार कैसे बन गई? रीजन पता क्या है? रोना इसलिए है क्योंकि इनको उम्मीद इस बात का है कि आएगा राहुल गांधी, पर सपना टूट जाता है। जैसे कि आपका समझ लीजिए किसका टूटा, टूटेगा ही। ममता दीदी भी कह रही है कि भाई
तानाशाही करते हैं मोदी, मेरे यहाँ पे तो सब चंगा सी एकदम बालोबाजी। कोई चोर अगर मार्केट में चोरी करने जाता है, वो अगर 2 दुकानों में चोरी करता है तो जरूरी है कि सारे दुकानों में चोरी करेगा? अगर वो कहने का मतलब अगर सभी दुकानों को छोड़ देगा और 3 दुकान में चोरी करेगा तो बाकी दुकानदार क्या करेंगे? उसके चोर का समर्थन करेंगे, ये चोर नहीं है क्योंकि हमारी दुकान में तो चोरी हुई नहीं, वही कहेगा हमारी दुकान में तो हुई नहीं। मतलब ये देश के चुनाव आयोग को सीधा सीधा चोर बता रहे, ठीक है? ये सीधा सीधा चोर बता रहे, ना इनका लोकतंत्र में भरोसा, ना इनका संविधान में भरोसा, ना किसी तरीके का। मैं बताता हूँ किसमें भरोसा है तो इस देश की महारानी अगर कोई है या कोई है तो सोनिया गांधी पे भरोसा है। अगर किसी पे भरोसा है तो राहुल गांधी पे भरोसा है। अगर राहुल गांधी बोल दे कि मैं हारा तो इस कारण से हूँ। और मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं, सर एक सेकंड, नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे तो अपने काम के दम पे जीत रहे। वो पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने गरीबों सुनिए पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं लोकतंत्र का समर्थक। आपके हिसाब से 24 के चुनाव में कौन ऐसा नेता है जो नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज कर सकता है आपके हिसाब से? अगर नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकता है, वो एक ही कर सकता है, वो है बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी। मैं जवाब देता हूँ, ये सही बात है। इनके जैसा चिरकुटी देश राहुल गांधी को हरा रहे। सुनिए पता है कैसे? जब हमारे देश में चुनाव आयोग होता है तो जब चुनाव हम करते तो ईवीएम के बगल में एक डब्बा पड़ा होता है जिसमें हम दबाते तो एक पर्ची गिरती है। अब वो पर्ची गिन लो वालो। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि लड़ाई का वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जिसके अम्मा जान ने 1975 में देश का लोकतंत्र खतरे में डाल दिया, रातों रात आपातकाल लगा दिया। वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिनके प्रधानमंत्री, सुनिए, जिनका युवराज लोकसभा रैली में खड़े होकर देश के कानून फाड़ता है। वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिनके पार्टी में खुद लोकतंत्र नहीं है, एक पार्टी चरवा। लेकिन इस बार के चुनाव में यूपी के 2 लड़के, अभी देश में अघोषित आपातकाल है, अभी इमरजेंसी लग रही है। उसका कारण बताऊं मैं, अगर लोकतंत्र होता तो जंतर मंतर पर अगर लोकतंत्र होता अभी देश में तो जंतर मंतर पर कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकता था। अभी 144 क्यों लगाई इन्होंने धारा? जानबूझ के 144 धारा लगाई। एक सेकंड हाँ, इमरजेंसी क्यों लगा था? इमरजेंसी क्यों लगा था? मैं ये कह रहा हूँ अभी धारा 144 क्यों लगा था? अरे मैं कह रहा हूँ 144 क्यों लगी हुई है? कोई भी कर सकते हैं। मैं एक बार कह रहे भाई क्यों लगा? कांग्रेस में कभी विकृतियां थी पर कांग्रेस तो बहुत बुरी पार्टी थी पर बिल्कुल थी, बिल्कुल क्यों कह रहा हूँ मैं कांग्रेस राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूँ।